इस कहानी की शुरुआत में हम एक सैनिटोरियम को देखते हैं और इस सैनिटोरियम में डिफॉर्म लोगों को रखा जाता है, यानी कि जिसके शरीर में कुछ डिफॉल्ट होने की वजह से उन्हें इस सैनिटोरियम में रखा जाता है। और वहीं पर हम डॉक्टर ब्रेंडर को देखते हैं जो डॉक्टर एना को इन सभी पेशेंट के बारे में बता रहे थे। और तभी अचानक से एक पेशेंट डॉक्टर एना के बालों को पकड़कर उसके बालों में से एक हेयर पिन को निकाल लेता है, लेकिन किसी तरह से डॉक्टर एना उस पेशेंट से खुद को छुड़वाती है। और इसके बाद ये दोनों आगे जाते हैं और तभी डॉक्टर ब्रेंडर एना को इनलेगर ब्रदर के लॉकअप के पास में ले जाते हैं। और यह तीनों ब्रदर कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर, सो टूथ, वन आई है। यह डॉक्टर एना को बताते हैं कि यह तीनों भाई मिसेस इनलेगर को एक जंगल में मिले थे और जब यह ब्रदर हमें मिले थे तो इन्होंने अपने पेरेंट्स को ही खा चुके थे। ये डॉक्टर इन तीनों भाई को इस सैनिटोरियम का सबसे खतरनाक पेशेंट कहते हैं। यह तीनों भले ही अभी छोटे थे लेकिन इनके खतरनाक होने का यह प्रूफ होता है कि इनमें से एक भाई ने अपने दोनों उंगली को चबा लिया था और ये था थ्री फिंगर, और दूसरे भाई ने तो अपनी एक आंख निकालकर उसे ही खा ली थी, इसलिए ये था वन आई। और तीसरा भाई हमेशा अपने दांतों को दीवारों में रगड़ता रहता है और इसी वजह से इसका नाम सो टूथ है। और ये बात सुनकर डॉक्टर एना पूछती है कि इन तीनों भाई को बॉडी पेन महसूस नहीं होता। ये डॉक्टर एना को बताते हैं कि इन तीनों भाई को पेन महसूस नहीं होता। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम उस पेशेंट को देखते हैं जिसने एना के बालों में से हेयर पिन को निकाल लिया था और वह इसकी मदद से लॉक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। और यह तीनों भाई उस पेशेंट को देख रहे होते हैं और वह उससे इस हेयर पिन को मांगते हैं, जिस पर यह पेशेंट उन्हें यह हेयर पिन दे देता है। और उन भाइयों में से थ्री फिंगर इस हेयर पिन की मदद से अपने लॉक को खोल देता है। और अब ये तीनों भाई यहाँ से निकलते ही सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके उन्हें खा जाते हैं। इसके बाद यह कंट्रोल रूम में जाकर सभी कैदी को आजाद कर देते हैं। इसके बाद ये तीनों भाई डॉक्टर एना को पकड़ लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। और ये उसके साथ तब तक करते हैं कि जब तक उसका दिमाग पूरी तरीके से पक ना जाए। और इसके बाद ये तीनों भाई डॉक्टर को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी बहुत ही बेरहमी तरीके से मार देते हैं। इसके बाद हम 29 सालों के बाद 9 कॉलेज के स्टूडेंट को देखते हैं और इन सभी को अपने दोस्त के कैबिन के पास में जाना था, लेकिन यह सभी एक बहुत ही बड़े तूफान में फंस जाते हैं। और इसी बीच इन सभी को एक बिल्डिंग नजर आती है। इसे देखकर ये सभी लोग इस बिल्डिंग की ओर जाने लगते हैं, लेकिन इन सबको यह पता नहीं होता कि इस बिल्डिंग के पास में जाने से इन सबको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और यह बिल्डिंग वही सैनिटोरियम था। जब ये लोग इस बिल्डिंग के अंदर में जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यह एक हॉस्पिटल है। फिर यह यहाँ पर आग जलाकर आराम से यहीं पे बैठ जाते हैं, लेकिन यह लोग तो आराम से बैठने वाले नहीं थे, इसलिए ये सभी लोग इस पूरे सैनिटोरियम में घूमने लगते हैं। और जब ये सब इस सैनिटोरियम के ऑफिस में जाते हैं तो इन्हें इस सैनिटोरियम के पेशेंट की फाइल मिलती है। इसे देखकर इन सभी को पता चल जाता है कि यहाँ पर डिफॉर्म लोगों को रखा जाता है। इसके बाद हम उन तीनों भाइयों को देखते हैं जो किसी को लेकर इस सैनिटोरियम के अंदर आ रहे थे। इन सभी लोगों में से 3 लोग रात बिताने के लिए बेड की जांच करने के लिए चले जाते हैं और तभी इन्हें कुछ नजर आता है और उन्हीं में से एक लड़का विंसन इसे चेक करने के लिए जाता है और उसके अंदर जाते ही अंदर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। और इस आवाज को सुनकर यह दोनों लड़कियां जेना और कैसी डर जाते हैं। जेना और कैसी हिम्मत करके इस रूम के अंदर में जाते हैं और तभी इनके सामने विंसन आ जाता है और यहाँ पर इन दोनों के साथ में यह मजाक कर रहा था और इसकी वजह से यह दोनों उससे नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। और ये उन सबसे माफी मांगने के लिए अकेले ही जनरेटर रूम में चला जाता है और उसे जनरेटर मिल भी जाता है। इसके बाद वह जनरेटर को चालू करता है जिसकी वजह से इस सैनिटोरियम में लाइट आ जाती है। लाइट आने के बाद ये सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और यहाँ पर ये सभी स्टूडेंट शोर मचाते हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन इन सभी को पता नहीं होता कि कोई इन पर नजर बनाए रखा है। इसके बाद ये सभी लोग एक ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक प्रोजेक्टर मिलता है और इसी में इन सभी को इनलेगर ब्रदर के बारे में बताया जाता है कि उनके साथ इस सैनिटोरियम में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। और इसे देखकर एक स्टूडेंट कहती है कि इसके बारे में उसका भाई बहुत ही डरावनी कहानी सुनाया करता है कि यह तीनों भाई इंसानों का शिकार करके खा जाते हैं, लेकिन ये सभी लोग इसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। और इसके बाद ये सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर विंसन को नींद नहीं आ रही थी और तभी वह अपने सामने किसी को देखता है और यह उसी का फ्रेंड है और इन सभी को इसी फ्रेंड के पास में जाना था। और जब वह उसके पास में जाता है तो उसे पता चलता है कि यह मर चुका है और इसे कुछ सोचने का समय भी नहीं मिलता। तभी सो टूथ आकर एक लोहे के रोड को उसके सर में घुसा देता है जिसकी वजह से यह यहीं पे मारा जाता है।
इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, लेकिन तूफान अभी तक रुका नहीं है। जेना सुबह सुबह अपने सभी दोस्तों से पूछती है कि क्या तुमने बेंसन को देखा है, लेकिन किसी ने भी बेंसन को नहीं देखा था और इन सभी का सारा सामान भी गायब है। और इस वजह से यह सब लोग समझते हैं कि शायद बेंसन उनके साथ में कोई मजाक कर रहा है और यह सभी लोग उसे खोजने लगते हैं। इन्हीं में से 4 स्टूडेंट बेसमेंट के अंदर में चेक करने के लिए जाते हैं। इन्हें एक जगह पे बहुत ही सारे हथियार मिल जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग आगे जाते हैं और तभी इन्हें बहुत ही सारा खून नजर आता है और ये देखकर ये सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और इसके बाद ये चारों डिसाइड करते हैं कि हम अलग अलग होकर बेंसन को खोजेंगे। इसके बाद जेना किचन में जाती है और तभी वह सॉटूथ को देखती है जो उसके फ्रेंड को काट कर रात के खाने की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पर 3 फिंगर आकर सॉटूथ को अपने साथ में ले जाता है और ये देखकर जेना भी वहाँ से भाग जाती है। जेना अपने दोस्तों के पास में आकर उन्हें यह सब कुछ बताने की कोशिश करती है और तभी 3 फिंगर इनकी और एक कटे हुए सर को फेंकता है। इस कटे हुए सर को देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और तभी 3 फिंगर इनके एक फ्रेंड को अपने नुकीले वाले में फंसाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कायल उसका पैर पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। उसका सर उसके शरीर से अलग होकर उसके ऊपर गिर जाता है और ये सब देखकर ये सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके स्नो बाइक काम नहीं करती। अब इन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब करे तो करे क्या। और तभी इनकी फ्रेंड कहती है कि मैं मदद लाने के लिए जा सकती हूँ क्योंकि मैं एक स्की चैंपियन हूँ। और इसके बाद ये मदद लाने के लिए चली जाती है। इसके बाद ये सभी लोग सैनिटोरियम के ऑफिस में जाकर खुद को बंद कर लेते हैं, लेकिन इनके पास में तो अपनी सेफ्टी करने के लिए कोई भी हथियार नहीं होती। लेकिन इन्होंने बेसमेंट के अंदर बहुत ही सारे हथियार देखे थे, इसलिए कायल, डैनी और सारा बेसमेंट के अंदर में जाते हैं। लेकिन तभी 3 फिंगर इनके पीछे पड़ जाता है और यह लोग जल्दी से एक जगह पे छिप जाते हैं। जब 3 फिंगर वहाँ से चला जाता है तो यह सभी लोग बहुत ही सारे हथियार को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। और जब ये सभी लोग बेसमेंट के अंदर में भाग रहे होते हैं और सबसे पीछे डैनियल था और तभी डैनियल को सॉटूथ पकड़कर उसे किचन में ले जाता है। कायल और सारा जब ऑफिस में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पीछे डैनियल नहीं है और तभी उन सभी को डैनियल के चीखने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि यह तीनों भाई डैनियल को जिंदा ही काट रहे थे। इस आवाज को सुनकर ये सभी लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं और ये सब देखते हैं कि ये तीनों भाई डैनियल के बॉडी पार्ट को काट कर खा रहे हैं। डैनियल इस टॉर्चर को सहन नहीं कर पाता और वह मारा जाता है। इसके बाद ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम इन तीनों भाई को एक ट्रैप में फंसाएंगे। इसके बाद ये सभी लोग अपने प्लान के अनुसार इनके ऊपर हमला करते हैं और इन्हें अपने पीछे भगाते हुए एक सेल के अंदर में बंद कर देते हैं। और तभी कायल इन तीनों भाई को जलाकर जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन केनिया उसे ऐसा करने नहीं देती और वह कहती है कि हम इनके जैसे नहीं हैं। इसके बाद ये सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं और कायल इन तीनों भाइयों के पास में रहता है। लेकिन इन सब की बदकिस्मती यह होती है कि यह तीनों भाई अभी जिस सेल में बंद थे उसी सेल में यह 29 साल पहले बंद थे। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जिस पिन से इन्होंने 29 साल पहले अपने लॉक को खोला था वह पिन अभी भी वहीं पर है। जब कायल को नींद आ जाती है तभी 3 फिंगर उस हेयर पिन से फिर से अपने लॉक को खोल देता है और बाहर आते हैं यह तीनों कायल को पकड़ लेते हैं। जब केनिया कायल को देखने के लिए आती है तभी इस पूरे सैनिटोरियम की लाइट चली जाती है। केनिया देखती है कि यहाँ पर न तो कायल है और न ही वह तीनों भाई। यह देखने के बाद वह जल्दी से अपने दोस्तों के पास में जाती है और उन्हें यह सब कुछ बता देती है। और तभी उनके दरवाजे के पास में कोई आता है जिसका फेस ढका था। इसे देखकर ये सभी लोग समझते हैं कि ये शायद 3 फिंगर होगा और इसके बाद ये सभी लोग उस पर हमला करके उसे जान से मार देते हैं। लेकिन जाने से पहले यह लोग सोचते हैं कि हमें इसका फेस देखना चाहिए। और जब यह इसके फेस को देखते हैं तो वह था कायल जिसकी जुबान को काट दिया था। यह देखकर ये सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह तीनों भाई इनके पीछे पड़ जाते हैं और यह सभी लोग एक ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर इन सभी को अपना अपना सामान मिल जाता है। ये सभी लोग अपने जैकेट को लेकर खिड़की से बाहर निकलने की सोचते हैं, लेकिन इस पूरे सैनिटोरियम में सभी खिड़कियां बंद थी। और तभी इन्हें एक टूटी हुई खिड़की नजर आती है, लेकिन इस खिड़की के पीछे बहुत ही सारे बर्फ जमे थे। सारा इन सभी बर्फ को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन यह तीनों भाई उसके पास में आते जा रहे थे और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी सारा ने बर्फ से होते हुए एक रास्ता बना लिया था और इस रास्ते से ये सभी लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जेना बाहर नहीं आ पाती और वह वहीं पे फंस गई थी। तभी सॉटूथ आकर एक ड्रिल मशीन को उसके अंदर घुसा देता है। दूसरी तरफ ये सभी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे थे। इसके बाद हम इनके दोस्त को देखते हैं जो स्की करके मदद
मदद लाने के लिए गई थी, लेकिन वह बर्फ में जमकर मारी जा चुकी है। दूसरी तरफ ये दोनों अपनी जान बचाकर बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सॉटूथ इनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी सारा ने उसके ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा दिया था और इसके बाद ये दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे थे और यह दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन इनकी खुशी इतनी ज्यादा होती है कि यह दोनों सामने लगे हुए नुकीले वायर को देख नहीं पाती और इस वायर में फंसकर इन दोनों की जान चली जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।